हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ कैसे जाता है? तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो कि एक मैनेजर को हेल्प करती है सही डिसीजंस लेने में और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सही से बिहेव करने में। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो काफ़ी अलग अलग लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए, लेकिन उनमें से दो लोगों के प्रिंसिपल्स सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो समझते हैं कि फेयोल ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए। तो सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि एक बड़े काम को अलग अलग लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। अब वो ये काम अलग अलग टीचर्स के बीच में बांट देता है। तो यहाँ स्कूल ने डिवीजन ऑफ वर्क किया। सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब डिसीजंस लेने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस में होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी बट अथॉरिटी नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसे 100 यूनिट्स पेन बनाने हैं, लेकिन आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि वो पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीद सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस में देनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है उनको फॉलो करना। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, ना कि बहुत सारे बॉसेस से, क्योंकि अगर उसे बहुत सारे बॉसेस ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रिंसिपल को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक कंपनी है जो कि दो चीज़ें बेचती है, फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स। इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलग मार्केट्स हैं, अलग रॉ मटेरियल्स हैं और अलग कस्टमर्स हैं। इसीलिए इन दोनों की अलग अलग टीम्स हैं और अलग अलग मैनेजर है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही मैनेजर दोनों चीज़ों को मैनेज करेगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और टीम मेंबर्स के पास एक डायरेक्शन नहीं होगी। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अलग अलग टाइप के काम के लिए एक ही हेड होना चाहिए, यानी कि जो टीम को मैनेज करे, और एक ही प्लान होना चाहिए। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बाद आना चाहिए। यानी कि एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचना चाहिए। सेवेंथ, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो वो एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। एट्थ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स केवल कुछ ही लोगों के पास होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर देना। तो फेयोल का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ही पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नाइन्थ, स्केलर चेन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो अगर एक जने को दूसरे जने के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो स्केलर चेन के थ्रू कर सकता है। बट ये स्केलर चेन क्या है? तो स्केलर चेन एक चेन होती है, जैसे कि ये हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि A, B, C, D, L, M और N कंपनी में काम करते हैं और A हाईएस्ट अथॉरिटी पे है और बाकी सब उसके नीचे काम करते हैं। तो अगर C A को कुछ कहना चाहता है तो वो उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता, उसे इस चेन के थ्रू जाना होगा। यानी पहले C उस चीज़ को बोलेगा B को और फिर B उसे बोलेगा A को। ऐसे ही अगर B को M को कुछ बोलना है तो वो पहले उसे बोलेगा A को, A उसे बोलेगा L को और L उसे बोलेगा M को। बट अगर कोई इमरजेंसी है तो ये चेन ब्रेक की जा सकती है और जो लोग सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर C को कोई चीज़ अर्जेंटली बोलनी है N को तो वो उसे डायरेक्टली बोल सकता है। बट ऐसा सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में होता है और इसी केस को कहा जाता है गैंग प्लैंक। 10th, ऑर्डर। तो जैसे कि बुक्स को लाइब्रेरी में रखा जाता है
टीचर्स स्टाफ रूम में होते हैं और फाइल्स एक ऑफिस में होती है, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को और चीज़ों को सही जगह पे होना चाहिए ताकि टाइम बचे और एफिशिएंसी बढ़े। 11th, इक्विटी, यानी कि एम्प्लॉयज़ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज। 12th, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसे बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि कम से कम टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय को बार बार रिप्लेस करना। 13th, इनिशिएटिव, यानी कि एम्प्लॉयज़ कंपनी की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहे और किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहे तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए। 14th, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि आई की जगह वी पे फोकस करना चाहिए, यानी कि इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मैंने कितना काम किया, बल्कि इस पे फोकस करना चाहिए कि हम सब ने मिलके कितना काम किया। तो जहां फेयोल ने मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे कि एक मैनेजर को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभालना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एक और सोच आई FW टेलर की। तो टेलर का फोकस था फैक्ट्री के ग्राउंड लेवल पर एकदम वर्कर्स के काम को साइंटिफिक तरीके से बेटर बनाने पे, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करने पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब आपको पता होना कि आपको क्या काम करवाना है और उस काम को कराने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। तो चलिए अब समझते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर ने कहा कि जो डिसीजंस होते हैं वो साइंस पे बेस्ड होने चाहिए, रूल ऑफ थंब पे नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब डिसीजंस मैनेजर के कॉमन सेंस, पर्सनल एक्सपीरियंस या ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होते हैं। ये डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। वहीं पे साइंटिफिक डिसीजंस वो होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स और उनके एनालिसिस पे बेस्ड हों। ये डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजमेंट का और एक वर्कर्स का, और इन दोनों ग्रुप्स में काफ़ी बार आपस में लड़ाई हो जाती है। जो मैनेजमेंट होता है उसे लगता है कि ये वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते, और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट हमें इतने सारे काम के बदले बहुत कम सैलरी दे रहा है। तो फेयोल ने कहा कि इन्हें मेंटल रेवोल्यूशन लाना होगा, यानी कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट को समझना होगा कि वर्कर्स के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, और वर्कर्स को समझना होगा कि मैनेजमेंट के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये प्रिंसिपल पिछले वाले प्रिंसिपल का ही एक एक्सटेंशन है। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म, यानी कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशंस लेने चाहिए और उन सजेशंस के बदले उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, और वर्कर्स को अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए और स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो टेलर ने कहा कि हर वर्कर को सही ट्रेनिंग और सही जॉब मिलनी चाहिए। अगर किसी को बिना ट्रेनिंग के काम दे दिया तो ना ही वो खुद ग्रो कर पाएगा और ना ही कंपनी। जैसे अगर एक बंदा फास्ट टाइपिंग में बेस्ट है तो उसे अकाउंट्स का काम देना गलत होगा, उसको टाइपिंग का काम देना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ग्रो कर सके। तो ये थे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। पर टेलर ने ये प्रिंसिपल्स तो दिए ही, बट साथ में कुछ टेक्निक्स भी बताई जिनसे फैक्ट्रीज का काम ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। तो समझते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फैक्ट्री में एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं फोरमैन। वो मैनेजमेंट के सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है और डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करता है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा होता है। इसीलिए ये इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, स्पेशलाइज्ड, टैक्ट और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में जनरली नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है अब वो देखते हैं। तो जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसके अंडर दो लोग काम करते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आते हैं 4 लोग। पहला, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना। सेकंड, रूट क्लर्क।
तो ये बताता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका रूट क्या होगा और ये सब। थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताता है कि कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में प्रोडक्शन होना चाहिए। फोर्थ, डिसिप्लिनेरियन, यानी कि वो इंसान जो इंश्योर करेगा कि सब डिसिप्लिन में है या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज की। तो इसके अंडर भी 4 लोग आते हैं। पहला, स्पीड बॉस, ये इंश्योर करता है कि जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है या फिर नहीं। सेकंड, गैंग बॉस, इसका काम होता है मशीन्स और टूल्स प्रोवाइड करना वर्कर्स को। उसके बाद रिपेयर बॉस इंश्योर करता है कि मशीन्स ठीक से काम कर रही हैं या फिर नहीं। और लास्ट है इंस्पेक्टर, ये चेक करता है आउटपुट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या फिर नहीं। दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज करने होंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब अननेसेसरी वैरायटी ना होना। थर्ड, मेथड स्टडी, तो हर एक काम को अलग अलग मेथड से किया जा सकता है। तो ये टेक्निक बोलती है कि हमें एक काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को शूज़ बनाने तो वो 2 तरीकों से बना सकती है। मशीन इंटेंसिव तरीके से, यानी कि मशीन ज़्यादा और ह्यूमंस कम, या फिर ह्यूमन इंटेंसिव तरीके से, यानी कि ह्यूमंस ज़्यादा और मशीन्स कम। वो इन दोनों मेथड्स को ट्राई करके बेटर ऑप्शन को चूज़ कर सकती है। इस टेक्निक से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। फोर्थ, मोशन स्टडी, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते समय जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं उन्हें एनालाइज करना और उन्हें प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मोशंस में डिवाइड करना, और जो नॉन प्रोडक्टिव मोशंस है उन्हें कम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर को टूल बॉक्स निकालने के लिए बार बार अपनी सीट से उठना पड़ रहा था, जो कि एक अनप्रोडक्टिव मोशन है। तो हमने उस टूल बॉक्स को उसकी सीट के पास रख दिया ताकि वर्कर अपनी एनर्जी बार बार टूल बॉक्स तक जाने में वेस्ट ना करे। फिफ्थ, टाइम स्टडी, यानी कि काफ़ी सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करना और ये देखना कि एक एवरेज वर्कर को एक काम करने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन शूज़ बनाती है और उसने ऑब्जर्व किया कि एक वर्कर एक दिन में 20 शूज़ बनाता है। अब इस बेसिस पे हम अपने वर्कर्स को टारगेट देंगे और इसी की मदद से हमें मालूम चलेगा कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, यानी कि जो 20 शूज़ से ज़्यादा बना रहा है, और कौन सा वर्कर एवरेज है, यानी कि जो 20 शूज़ बना रहा है, और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, यानी कि वो वर्कर जो कि 20 शूज़ से कम बना रहा है। सिक्स्थ, फटीग स्टडी, तो हर एक इंसान काम करते करते कुछ टाइम बाद थक जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी देर बाद थक जाता है। उस टाइम के बाद उन्हें एक ब्रेक दे देना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि कितनी देर बाद वो वापस से फ्रेश फील कर पा रहा है, जिससे वो अपना काम वापस से शुरू कर पाए। सेवेंथ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि हमें एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग वेजेस देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड टारगेट है 10 यूनिट्स पर डे और हर यूनिट पर वर्कर को 50 रुपये मिलते हैं। तो एक वर्कर अगर 12 यूनिट्स बना रहा है तो उसे मिलेंगे 600 रुपये, और अगर कोई वर्कर 8 यूनिट्स ही बना रहा है तो उसे मिलेंगे केवल 400 रुपये। तो ये चीज़ इनएफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो ये थी टेलर की मैनेजमेंट की टेक्निक्स। अब समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि ये प्रिंसिपल्स दुनिया में हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस, यानी कि ये प्रिंसिपल्स कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ये प्रिंसिपल्स प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करके डेवलप किए गए हैं, इसीलिए ये टाइम टू टाइम इवॉल्व भी करते हैं। फोर्थ, फ्लेक्सिबल, तो ये प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है। फिफ्थ, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ये बताते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगाने पर उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। बिहेवियरल, यानी कि ये प्रिंसिपल्स दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बने हैं। सेवेंथ, कॉन्टिंजेंट, यानी कि ये प्रिंसिपल्स जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज करने होते हैं। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला, प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी,
यानी कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी हेल्प करते हैं। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस। ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को हेल्प करते हैं जिससे वो अपने बिलीव्स और बायस को हटा करके एक साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल्स होते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो सोसाइटी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारी चीज़ें देती है, तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हैं ताकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके। सिक्स्थ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेस है मैनेजमेंट थ्योरी का, और जो हम आगे चल के BBA और MBA जैसे कोर्सेज में सीखेंगे ये प्रिंसिपल्स उसके लिए बेस सेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।